नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो जो हमने सीरीज़ शुरू किया है लूसेंट का लूसेंट की किताब को कहानी के रूप में पेश करने की सीरीज़, उसमें पहला सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट इतिहास जो कि किताब में था शुरू किया गया। तो उसका हम लोग आज लास्ट इतिहास का एपिसोड 15 पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसके पॉलिटी भाग पे चले जाएँगे। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 15 जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले 1991 से आधुनिक भारत तक। इस एपिसोड की भूमिका रहेगी कर्ज के बोझ तले दबा देश और एक नया सवेरा। एपिसोड 14 में हमने देखा था कि कैसे नेहरू युग ने भारत को लोकतंत्र, योजनाबद्ध विकास और धर्मनिरपेक्षता की नींव दी। फिर इंदिरा गांधी का दौर आया, आपातकाल का संकट, जनता पार्टी का प्रयोग, इंदिरा की वापसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उनकी हत्या, राजीव गांधी का युवा नेतृत्व, बोफोर्स घोटाला, मंडल कमीशन की आग और फिर 21 मई 1991 को राजीव गांधी की शहादत। लेकिन इन सब राजनीतिक तूफानों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था चुपचाप एक गहरे संकट की ओर बढ़ रही थी। 1991 से 91 तक आते आते स्थिति भयावह हो चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि केवल 2-3 हफ्तों के आयात के लायक बचा था। महंगाई आसमान छू रही थी, राजकोषीय घाटा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से कर्ज लेने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। यह भारत के लिए सबसे अपमानजनक क्षण था। ऐसा लग रहा था कि देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। राजनीतिक स्थिति भी अस्थिर थी। चंद्रशेखर की सरकार गिर चुकी थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव अधूरे रह गए थे। देश नेतृत्व की तलाश में था। ऐसे में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो इस आर्थिक तूफान का सामना कर सके और साहसिक फैसले ले सके। नरसिंह राव, चुप्पी चुप्पी में छिपा मास्टर स्ट्रोक। 21 जून 1991 को 70 वर्षीय वीपी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने। वे बाहर से शांत, कम बोलने वाले, 9 भाषाओं के जानकार बुद्धिजीवी थे। कई लोग सोचते थे कि वे एक कमजोर प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन नरसिंह राव अंदर से बेहद रणनीतिक और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो भारत के इतिहास को बदल देने वाला था। नरसिंह राव ने वित्त मंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि मूल रूप से अर्थशास्त्री था। यह व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। मनमोहन सिंह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े थे और अर्थशास्त्र में उनकी गहरी समझ थी। यह जोड़ी भारत की आर्थिक कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नरसिंह राव ने राजनीतिक जोखिम उठाने का साहस दिखाया और मनमोहन सिंह ने आर्थिक सर्जरी शुरू की। मनमोहन सिंह ने अपने पहले बजट भाषण में आयरिश लेखक विक्टर ह्यूगो की एक पंक्ति उद्धृत की, कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। यह विचार था आर्थिक उदारीकरण का। एलपीजी नई आर्थिक नीति का तीर। 1991 में शुरू हुई नई आर्थिक नीति का सार 3 शब्दों में समझा जा सकता है: उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी जिसे कहा जाता है, इसे आमतौर पर एलपीजी मॉडल कहा जाता है। आइए तीनों का सरल अर्थ और मुख्य बिंदु समझते हैं। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज्य में ढील, सरकार का नियंत्रण कम, बाजार की स्वतंत्रता ज्यादा। सरकार मुख्य बिंदु इसके थे उदारीकरण के सरकारी नियंत्रणों को शिथिल या समाप्त करना, अनेक क्षेत्रों को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोलना, लाइसेंस राज का अंत करना। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, इसका सरल अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र में निजी पूंजी या प्रबंधन की भागीदारी बढ़ाना।
इसका मुख्य बिंदु था सरकारी हिस्सेदारी घटाना यानी डिसइन्वेस्टमेंट, प्रबंधन निजी हाथों में देना, सार्वजनिक क्षेत्र का आकार घटाना। तीसरा, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसका मुख्य बिंदु था आयात निर्यात शुल्क घटाना, विदेशी पूंजी और तकनीक का आगमन बढ़ाना, व्यापार बाधाओं को कम करना। इस नई आर्थिक नीति का उद्देश्य दोहरा था। पहला, तत्काल आर्थिक स्थिरीकरण यानी भुगतान संतुलन की समस्या को हल करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और राजकोषीय घाटे को कम करना। दूसरा, दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार यानी अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा कुशल और विकासोन्मुख बनाना। पहला दृश्य, रातों रात रुपए का अवमूल्यन। संकट से निपटने के लिए सबसे पहला और सबसे कठिन कदम था रुपये का अवमूल्यन। जुलाई 1991 में भारत सरकार ने रुपये का 2 चरणों में लगभग 18 से 19% अवमूल्यन किया। इसका मतलब था कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये की कीमत घटा दी गई। $1 के लिए पहले जहां करीब 18 रुपए देने होते थे, वहां अब 25 से 26 रुपए देने पड़ने लगे। यह कदम बेहद अलोकप्रिय था। विपक्ष ने इसे राष्ट्रीय अपमान बताया, लेकिन इसका आर्थिक तर्क साफ था। अवमूल्यन से भारतीय वस्तुएं विदेशी बाजारों में सस्ती हो गईं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिला। दूसरी ओर विदेशी वस्तुएं महंगी हो गई, जिससे आयात में कमी आई। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार होने लगा। दूसरा दृश्य, लाइसेंस राज का ताबूत। 1991 से पहले भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी था। यह व्यवस्था 1950 के दशक में शुरू हुई थी, जब सरकार ने औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा था। इसका नतीजा यह हुआ कि उद्योग लगाने के लिए वर्षों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। भ्रष्टाचार चरम पर था, उत्पादकता कम थी। यही व्यवस्था लाइसेंस परमिट कोटा राज्य या इंस्पेक्टर राज्य कहलाती थी। लाइसेंस का तो इतना बुरा हाल था कि रेडियो खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इसी से समझ लीजिए कितना बुरा हाल था। नई आर्थिक नीति ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। केवल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवहन और खतरनाक रसायनों के लिए ही लाइसेंस अनिवार्य रखा गया। उद्योगों के लिए क्षमता विस्तार, उत्पादन और निवेश के निर्णय अब बाजार पर निर्भर हो गए, सरकारी मंजूरी पर नहीं। इस कदम से निजी उद्योगों को खुलकर निवेश और विस्तार की आजादी मिली। नए उद्यमियों के लिए रास्ते खुल गए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और उत्पादकता में सुधार होने लगा। तीसरा दृश्य, विदेशी पूंजी का दरवाजा। 1991 से पहले भारत में विदेशी निवेश पर बहुत सख्त नियंत्रण था। विदेशी कंपनियां भारत में केवल 40% तक हिस्सेदारी रख सकती थीं। कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। यह नीति आत्मनिर्भरता के नाम पर बनाई गई थी, लेकिन इससे भारत आधुनिक तकनीक और पूंजी से वंचित रह गया। नई आर्थिक नीति ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे FDI कहा जाता है, उसकी सीमा बढ़ा दी। कई क्षेत्रों में 51%, बाद में 74% और कुछ क्षेत्रों में 100% विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति दी गई। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश तेज हुआ। पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनाल्ड्स, हुंडई, LG, सैमसंग जैसी कंपनियां भारत आईं। विदेशी निवेश के साथ आधुनिक तकनीक आई, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिला। हालांकि इसके नकारात्मक पहलू भी थे। कई छोटे भारतीय उद्योग बंद हो गए, विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ा, लेकिन कुल मिलाकर यह कदम भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सफल रहा। चौथा दृश्य, सार्वजनिक क्षेत्र की ताजपोशी और कटौती। 1950 और 1960 के दशक में नेहरू युग में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU कहते हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते थे। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि कई सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करना था। इनमें शामिल थे तीव्र आर्थिक विकास, अवसंरचना का निर्माण,
क्षेत्रीय संतुलित विकास, रोजगार सृजन, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन, निर्यात वृद्धि और आयात प्रतिस्थापन। लेकिन 1980 के दशक तक आते आते अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे थे। नौकरशाही, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप ने इन्हें अकुशल बना दिया था। सरकार का पैसा इन घाटे वाली इकाइयों में डूब रहा था। नई आर्थिक ने इस समस्या से निपटने के लिए दोहरी रणनीति अपनाई। एक ओर अच्छे प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को और अधिक स्वायत्तता देने के लिए उन्हें विशेष श्रेणियों में बांटा गया। ये श्रेणियां थी, टेबल में समझाया गया है। महारत्न, ये सबसे बड़े वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पीएसयू थी। मुख्य विशेषताएं थी कि सबसे अधिक स्वायत्तता और निवेश सीमा, बिना सरकारी मंजूरी के बड़े निवेश कर सकते हैं, विश्व स्तरीय कंपनी बनने का लक्ष्य। दूसरा श्रेणी था नवरत्न का। ये उच्च प्रदर्शन करने वाले 9, बाद में 16 हुए उपक्रम। इसके मुख्य विशेषताएं थी अधिक वित्तीय और प्रबंधकीय स्वतंत्रता, संयुक्त उपक्रम बनाने, विदेश में निवेश करने की शक्ति। तीसरा था मिनी रत्न, अपेक्षाकृत छोटे पर लाभकारी उपकरण। ये थे सीमित, इनकी मुख्य विशेषताएं थी सीमित परंतु महत्वपूर्ण स्वायत्तता। 2 उप श्रेणियां 1 और 2 थी। दूसरी ओर घाटे वाले या अनावश्यक उपक्रमों में सरकार ने विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की नीति अपनाई। इसका मतलब था कि सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को चरणबद्ध तरीके से कम करेगी। कुछ मामलों में सरकार ने अपनी बहुमत हिस्सेदारी बेच दी और प्रबंधन का नियंत्रण निजी हाथों में दे दिया। इसे रणनीतिक निवेशन, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया। 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष, नेशनल रिन्यूअल फंड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के कारण प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास, पुनर्प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि सुधारों का सबसे बड़ा विरोध यही था कि इससे नौकरियां जाएंगी। 1996 में विनिवेश आयोग, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण बनाए गए। इस आयोग का काम था सरकारी हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और नीतिगत बनाना। 5वां दृश्य, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। नरसिंह सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए। निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दे दिए गए। विदेशी बैंकों के लिए प्रवेश आसान बनाया गया। बैंकों को अधिक स्वायत्तता दी गई। पूंजी बाजार में भी सुधार हुए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अधिक शक्तियां दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, सांविधिक तरलता अनुपात SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे उपकरणों के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति और महंगाई पर बेहतर नियंत्रण रखा जाने लगा। कर प्रणाली को भी सरल और तार्किक बनाया गया। आयकर की दरें घटाई गईं। कर स्लैब को तर्कसंगत बनाया गया। सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में कमी की गई। इससे कर चोरी में कमी आई और कर संग्रह बढ़ा। पहली और दूसरी पीढ़ी के सुधार, 2 चरणों की कहानी। आर्थिक सुधारों को 2 पीढ़ियों या 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहली पीढ़ी के सुधार 1991 से शुरू हुए और इनका मुख्य लक्ष्य आर्थिक स्थिरीकरण और उदारीकरण था। ये मुख्य रूप से मैक्रो स्तर के सुधार थे। प्रथम पीढ़ी 1991 से शुरू हुई, स्थिरीकरण और उदारीकरण मैक्रो लेवल से। इसका मुख्य क्षेत्र था औद्योगिक लाइसेंसिंग की बाधाएं हटाना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर संरचना को सरल बनाना, बाहरी व्यापार को उदार बनाना, राजकोषीय घाटा नियंत्रण और रुपए का अवमूल्यन। दूसरी पीढ़ी के संरचनात्मक परिवर्तन यानी माइक्रो लेवल पे श्रम सुधार, भूमि सुधार, पूंजी बाजार सुधार, सरकारी व्यय में सुधार, बिजली क्षेत्र सुधार, कृषि विपणन सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य में निजी भागीदारी। दूसरी पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य केवल तेज विकास नहीं बल्कि गरीबी में कमी, रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाना और 7 से 8% की अस्थायी विकास दर हासिल करना था। ये सुधार अपेक्षाकृत माइक्रो स्तर पर संरचनात्मक बदलावों पर केंद्रित थे। दूसरी पीढ़ी के सुधार पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक कठिन साबित हुए क्योंकि इनमें राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण, बिजली वितरण जैसे मुद्दे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
राजनीतिक विरोध भी अधिक था क्योंकि इन सुधारों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता था। 1991 के बाद की राजनीति, गठबंधन का दौर। जब नरसिंह राव 1991 में प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के पास लोकसभा में बहुमत नहीं था। यह अल्पसंख्यक सरकार थी, लेकिन नरसिंह राव ने कुशल राजनीतिक प्रबंधन से अपनी सरकार को स्थिर रखा और पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। यह अपने आप में एक उपलब्धि थी। 1996 के आम चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। यह था गठबंधन सरकारों का युग। कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी। परिणाम स्वरूप एक के बाद एक अस्थिर सरकारें बनी और गिरी। क्रम से देखिए, 10वें प्रधानमंत्री थे वीपी नरसिंह राव, जिनका कार्यकाल 21 जून 1996 से 16 मई 1996 था। इनका मुख्य बिंदु था आर्थिक सुधारों की शुरुआत, पूर्ण कार्यकाल, अल्पसंख्यक सरकार, बाबरी मस्जिद विध्वंस 6 दिसंबर 1992 में इनके समय में ही हुआ। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 पहली बार प्रधानमंत्री बने, मात्र 13 दिन के लिए बहुमत साबित नहीं कर सके। उसके बाद आए HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। ये संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के बाहर से समर्थन था इनको। 13वें आए इंदर कुमार गुजराल, ये 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक इनका अल्पकालिक गठबंधन सरकार था। गुजराल सिद्धांत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में एक तरफा उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी 14वें प्रधानमंत्री के रूप में आए, 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। दूसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार। इसमें पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ मई 1998 में। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी 15वें प्रधानमंत्री फिर से बने 13 अक्टूबर 1999 से 21 मई 2004 तक। तीसरा कार्यकाल लगभग पूर्ण 5 वर्ष। स्थिर गठबंधन सरकार। इंडिया साइनिंग अभियान इसी के दौरान चला था। फिर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 21 मई 2009। यूपीए 1 पहले अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री। इनके समय में ही मनरेगा 2005 में, RTI एक्ट 2005 में और यूएस भारत परमाणु समझौता 2008 में हुआ। फिर 17वें प्रधानमंत्री के रूप में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हुए, 22 मई 2009 से 26 मई 2014। यूपीए 2 की सरकार। इसमें लगातार दूसरा कार्यकाल था। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अन्ना आंदोलन हुआ और कांग्रेस की ऐसी भदपीटी की अभी तक पीटी रही है। उसके बाद 18वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए, जो 26 मई 2014 से अभी तक है। ये स्थिर बहुमत वाली सरकार है। इनके समय में मेक इन इंडिया, GST जो कि 2017 में आई, नोटबंदी 2016 में, आर्टिकल 370 निरस्त हुआ 2019 में। तो इस तालिका से साफ होता है कि 1991 के बाद भारतीय राजनीति कई बदलावों से गुजरी। 1996 से 2004 तक गठबंधन सरकारों का अस्थिर दौर रहा। 1999 से 2004 तक वाजपेयी ने पहली बार एक स्थिर गठबंधन सरकार चलाई। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह ने 2 कार्यकाल पूरा किए। हालांकि दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार की छवि खराब हुई। 2014 में फिर से एक स्थिर बहुमत वाली सरकार आई। 8वीं से 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं और विकास की बदलती रफ्तार। आर्थिक सुधार 1991 से शुरू हो चुके थे, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा 1951 से ही चल रहा था। 8वीं योजना 1992 से 97 पहली ऐसी योजना थी जो उदारीकरण के बाद पूरी तरह लागू हुई। इस योजना में आर्थिक स्थिरीकरण, अवसंरचना विकास और मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। तो चलिए हम सभी योजनाओं को और उनकी लक्ष्य वृद्धि दर, प्राप्ति वृद्धि दर और मुख्य उद्देश्य और संदर्भ समझते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में आई, जिसका लक्ष्य रखा गया था वृद्धि दर का 2.1%, लेकिन और प्राप्त हुआ 3.60%। ये और इसका मुख्य उद्देश्य और संदर्भ था अवसंरचना और आधारभूत विकास। योजना प्रक्रिया की शुरुआत भाखड़ा, नांगल, हीराकुड जैसे बांध इसी योजना भी बने। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में चला। इसमें लक्ष्य
4.50 का रखा गया, लेकिन प्राप्त हुआ वृद्धि दर 4.10 का ही। इस पे भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। इसी के समय बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, इसका लक्ष्य 5.60% रहा था, लेकिन प्राप्त हुआ 2.5% ही। इसका कारण था चीन युद्ध 1962 में, पाकिस्तान युद्ध 1965 में, फिर अकाल पड़ा 1965 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, जिसमें 5.5% लक्ष्य रखा गया, लेकिन प्राप्त हुआ 3.3% ही। इसी के समय गरीबी हटाओ का नारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4% का, प्राप्त हुआ 5%। गरीबी हटाओ, रोजगार और न्याय पर जोर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए गए। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इसमें लक्ष्य 5.2%, प्राप्त हुआ 5.4%। इसमें तकनीकी आधुनिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र सुदृढ़ीकरण पर फोकस किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। इसमें 5% लक्ष्य था और 5.8% प्राप्त हुआ। इसमें उत्पादकता वृद्धि हुई, सामाजिक क्षेत्र में निवेश हुए, राजीव गांधी का कंप्यूटर इसी में आया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, यही पंचवर्षीय योजना थी जो उदारीकरण के समय पहली बार आया। इसमें लक्ष्य 5.60% रखा गया, लेकिन प्राप्त हुआ 6.70%। उदारीकरण के बाद पहली पूर्ण योजना थी, इसमें उच्च विकास और स्थिरीकरण रहा। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसमें विकास दर 6.50% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ 5.50%। इसमें भी उच्च विकास के साथ सामाजिक न्याय, एशियाई वित्तीय संकट का असर इस पे दिखा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चली। लक्ष्य 8% का था, लेकिन प्राप्त हुआ 7.70%। गरीबी में कमी आई, रोजगार सृजन हुआ, IT बूम हुआ, सेवा क्षेत्र में भी तेज वृद्धि हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, 9% का लक्ष्य रखा गया था, प्राप्त 7.9% हुआ। तेज और अधिक समावेशी विकास हुआ। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण भी थोड़ा इसमें विफलता मिली। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 थी। इसका लक्ष्य 8% रखा गया था, जिसमें प्राप्ति 7% हुई लगभग। इसमें तेज, समावेशी और पर्यावरणीय रूप से अस्थायी विकास हुआ। इस तालिका से साफ दिखता है कि 1992 से 2007 से 12 के बीच भारत के विकास दर औसत 6 से 8% के बीच रही। यह हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3 से 3.5% से काफी ऊपर था। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास ट्रैक पर आ गई। योजनाओं के उद्देश्य भी बदलते गए। शुरुआती योजनाएं अवसंरचना और कृषि वृद्धि पर केंद्रित थी। चौथी, पांचवी योजनाओं में गरीबी उन्मूलन और रोजगार को प्राथमिकता मिली। छठी, सातवीं योजनाओं में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर जोर रहा। उदारीकरण के बाद की 8वीं और 9वीं योजनाओं में उच्च विकास के साथ सामाजिक न्याय का संयोजन दिखा। 10वीं योजना में 8% वृद्धि और गरीबी में उल्लेखनीय कमी का लक्ष्य रखा गया। 11वीं और 12वीं योजनाओं में तेज और अधिक समावेशी, पर्यावरणीय रूप से अस्थायी विकास की भाषा सामने आई। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को लाया गया। यह योजना आयोग की तुलना में अधिक लचीला और राज्यों के साथ सहयोगात्मक संस्थान है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, कृषि की दो कहानियां। आर्थिक सुधारों की कहानी में कृषि को समझना बेहद जरूरी है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई। इसके जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्हें हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। भारत में इसे लागू करने में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हरित क्रांति का आधार था उच्च उपज किस्मों यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV
के बीच रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीक। इसका मुख्य फोकस गेहूं और चावल जैसे अनाजों पर रहा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके सबसे अच्छे परिणाम मिले। हरित क्रांति की उपलब्धियां बहुत बड़ी थी। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। अकाल की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई। 1960 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 82 मिलियन टन था, जो 2000 से 200 मिलियन टन 2000 तक 200 मिलियन टन से अधिक हो गया। 82 से 200 मिलियन टन से अधिक। लेकिन हरित क्रांति की सीमाएं भी थी। मुख्य रूप से कुछ फसलों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहीं। पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में इसका लाभ कम मिला। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता पर बुरा असर पड़ा। भूजल स्तर गिर गया। छोटे और सीमांत किसानों को बड़े किसानों की तुलना में कम लाभ हुआ। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड भारत की दुग्ध क्रांति की कहानी है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें भारत के मिल्कमैन कहा जाता है। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय गुजरात के आणंद में है। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला: 1970 से 80, 81 से 85 और 85 से 96। इसका उद्देश्य सहकारी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण दुग्ध उत्पादों को शहरी बाजार से जोड़ना था। अमूल इसका सबसे सफल उदाहरण बना। श्वेत क्रांति के परिणाम शानदार रहे। 1970 में भारत का दूध उत्पादन लगभग 21 मिलियन टन था। 2000 तक यह 80 मिलियन टन और वर्तमान में 200 मिलियन टन से अधिक हो गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी इसकी बड़ी भूमिका रही। गरीबी उन्मूलन और रोजगार योजनाएं। वादों की लंबी फेहरिस्त। आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन भारत सरकार की प्राथमिकता रही। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कई कार्यक्रम चलाए गए। आइए देखते हैं उनको टेबल के माध्यम से। योजना या कार्यक्रम, आरंभ वर्ष और इसका मुख्य उद्देश्य। पहला था ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 77 से 78 चली। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1980 के दशक की शुरुआत में चली। ये ग्रामीण परिवारों को आय उत्पादक परिसंपत्तियों के लिए सहायता। DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, 1982 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। JRY, जवाहर रोजगार योजना, 1989 में चली। ग्रामीण बेरोजगारों को मजदूरी आधारित रोजगार और ग्रामीण अवसंरचना। EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, 1993 में। कठिन क्षेत्रों में निश्चित दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना। PMRY, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, 1993। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा। उसके बाद आया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना था, ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना और गरीबी में कमी लाना था। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा है, जो 2005 से शुरू हुई। यह दुनिया की सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। यह अभी भी चल रहा है, लेकिन अब इसका नाम VV जी राम जी कर दिया गया है। हमने इसके पॉलिटी वाले पार्ट में अच्छा से कवर किया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके उस वीडियो को देखें। गरीबी रेखा का निर्धारण भी एक जटिल मुद्दा रहा है। विभिन्न समितियों ने गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए अलग अलग तरीके सुझाए। प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी उपभोग, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, और प्रति व्यक्ति व्यय को आधार बनाकर गरीबी रेखा तय की गई। समय समय पर इस परिभाषा में बदलाव किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, उद्देश्य और वर्गीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निर्माण के पीछे कई उद्देश्य थे। ये केवल व्यवसायिक इकाइयां नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के साधन थे। पहलू और विवरण। सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषा ऐसे उपक्रम जिनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास हो। लक्ष्य केवल लाभ नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्य भी। मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, अवसंरचना निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन,
आय संपत्ति पुनर्वितरण, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन, निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय नियंत्रण। महारत्न की शर्तें: 3 साल लगातार 50,000 करोड़ या अधिक का नेटवर्थ, 25,000 करोड़ या अधिक का टर्नओवर, 5,000 करोड़ या अधिक का लाभ, नवरत्न दर्जा पहले से हो, 5,000 करोड़ तक के निवेश स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। नवरत्न की शर्तें: नवरत्न बनने के लिए 3 साल लगातार लाभ, 30 करोड़ या अधिक का औसत नेट लाभ, मिनी रत्न एक श्रेणी में हो, 1,000 करोड़ तक के निवेश स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। मिनी रत्न दो श्रेणियां, 1 और 2, लाभकारी पीएसयू जो छोटे हैं पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 1992 में 1992 में स्थापित पुनर्गठन या आधुनिकीकरण से प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास और पुनर्प्रशिक्षण के लिए नेशनल रिन्यूअल फंड की स्थापना की गई। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1996 में गठित, प्रथम अध्यक्ष इसके जीवी रामकृष्ण थे। सरकारी हिस्सेदारी घटाने की नीति को संस्थागत रूप देना। 1991 के सुधारों के बाद कई पीएसयू का विनिवेश किया गया। कुछ उदाहरण है बीएसएनएल, आईपीसीएल, मारुति उद्योग आंशिक रूप से, हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को आदि। कुछ मामलों में रणनीतिक विक्रय भी किया गया, जहां सरकार ने अपनी बहुमत हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण दोनों बेच दिए। आर्थिक सुधारों के परिणाम, सफलताएं और चुनौतियां। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नाटकीय बदलाव आए। आर्थिक विकास दर बढ़ी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, भुगतान संतुलन की समस्या काफी हद तक हल हो गई, विदेशी निवेश बढ़ा, आधुनिक तकनीक आई, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले, मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ, आईटी और सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी। असमानता बढ़ी, शहर और गांव के बीच का अंतर बढ़ा, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई, किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि हुई, रोजगार सृजन अपेक्षा से कम रहा, छोटे और कुटीर उद्योग प्रभावित हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कमजोर हुई, पर्यावरण पर दबाव बढ़ा। आर्थिक सुधारों की बहस आज भी जारी है। कुछ लोग इसे भारत के आर्थिक उदय का कारण मानते हैं, कुछ इसे गैर बराबरी और सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हैं। सच शायद बीच में कहीं है। सुधारों ने भारत को एक गतिशील अर्थव्यवस्था बनाया, लेकिन समावेशी विकास की चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। तो आइए परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। घटना या योजना, फिर तारीख, वर्ष और महत्व। एनडीडीबी स्थापना 1970, श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नई आर्थिक नीति की घोषणा जुलाई 1991, एलपीजी सुधारों की शुरुआत, मनमोहन सिंह का बजट भाषण। रुपए का अवमूल्यन जुलाई 1991, 2 चरणों में लगभग 18 से 19% रुपयों का मूल्यांकन किया गया। नेशनल रिन्यूअल फंड 1992 में बनाया गया, प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और नरसिंह राव सरकार पर संकट आई। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1996 में, जिसके अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। पोखरण 2 परमाणु प्रशिक्षण 11 से 13 मई 1998 में हुआ, वाजपेयी सरकार के समय में भारत परमाणु शक्ति बना। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 में हुआ, पाकिस्तान से संघर्ष, भारत की जीत हुई। मनरेगा 2005 में 100 दिन की रोजगार ग्रांट, यूपीए 1 की सरकार में। योजना आयोग का अंत, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में, पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्ति कर दी गई। जीएसटी लागू है 1 जुलाई 2017 से। अप्रत्यक्ष कर में सुधार हुआ, एक राष्ट्रीय कर इसका उद्देश्य है।
चलिए अब निष्कर्ष पहुंचते हैं। एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत। 1991 एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में मूलभूत बदलाव किया। समाजवादी बंद अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा। यह परिवर्तन आसान नहीं था। इसके लिए राजनीतिक साहस की जरूरत थी। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने वह साहस दिखाया। उन्होंने जो बीज बोया उसके फल आने वाले दशकों में मिले। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। आईटी सुपर पावर बना। विश्व मंच पर इसकी आवाज मजबूत हुई। लेकिन यात्रा अधूरी है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, कुपोषण जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। दूसरी पीढ़ी के सुधार अभी भी अधूरे हैं। श्रम कानून, भूमि सुधार, कृषि विपणन जैसे क्षेत्रों में बहुत कुछ करना बाकी है। अगले एपिसोड में हम भारत के संवैधानिक मौलिक अधिकार, कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान और केंद्र राज्य संबंधों की कहानी देखेंगे। यह समझेंगे कैसे भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने की नींव रखी और कैसे इस लोकतंत्र को चलाने के लिए एक मजबूत संवैधानिक ढांचा तैयार किया। याद रखें 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। एलपीजी सुधारों ने भारत को नई दिशा दी। पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास का रोड मैप तैयार किया। हरित क्रांति और श्वेत क्रांतियों ने कृषि क्षेत्र को मजबूत किया। गरीबी उन्मूलन और रोजगार योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा का जाल बुना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाई। यह सब मिलकर आधुनिक भारत की कहानी बनी। इसी के साथ हम अपना वीडियो का अंत करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपके दोस्त, आपके हित मित्र भी इस इंफॉर्मेशन से परिचित हों। तो यहाँ हमारा लूसेंट का हिस्ट्री वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगला जो सीरीज शुरू होगा वो इसके पॉलिटी पार्ट का होगा, राजनीतिक शास्त्र का। जो फैक्ट्स था हमने अपने कहानी में रखने का कोशिश किया और जो फैक्ट्स बचा रहेगा उसको टेबल फॉर्मेट में या किसी भी माध्यम से हम शॉर्ट्स में डालते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।